हमारा जितना कंटेंट है उतना क्रूड ऑयल हमारे यहाँ बनता नहीं है। हमें लगभग लगभग जो 70 to 80% क्रूड ऑयल होता है बाहर से क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा, पहले बनेगा आपका क्या, रिफाइनरीज को लेकर। तो देखो यहाँ पे अगर आप लोगों को दोनों को दिखाई दे रहा होगा कि आफ्टर डिस्कवरी ऑफ व्हाट, आसाम स्टेट ऑफ इंडिया, ये जो हमारा रिफाइनरीज है, ऑयल रिफाइनरीज जो है वो सबसे पहले डिगबोई में की गई थी। ठीक है, और उसके बाद ये रिफाइनरीज का आपका वो दे रखा है पूरा, एक मैप दे रखा, मतलब लिस्ट दे रखी है। तो अगर आप इसमें देखो तो टोटल 23 रिफाइनरीज है। ठीक है, अगर आप सोचो ये रिफाइनरीज नहीं होती, ये 23 रिफाइनरीज नहीं होती, तो आज जो आपको पेट्रोल अप्रॉक्स 90 रुपीज पर लीटर पड़ रहा है, वही पेट्रोल अगर आप बाहर से लेते, जो जिनके पास रिफाइनरीज हैं, यानी कि प्योर पेट्रोल लेते, डीजल लेते, कैरोसिन ऑयल लेते या जेट फ्यूल लेते, तो यही आपको 90 रुपीज का जो क्रूड ऑयल, ये जो पेट्रोल है, वो आपको लगभग 400 या 50 रुपीज पर लीटर, क्योंकि अपना कॉस्ट लगते। और ये रिफाइनरी में भी आपको पता ही है कि इसका जो 90 रुपीज है एक्चुअल कॉस्ट जो रिफाइनरीज को पड़ती है जब वो क्रूड ऑयल बना के बाहर निकालते हैं, सॉरी पेट्रोल बना के बाहर निकालते हैं, तो मुश्किल से उनको 35 या 40 रुपीज पड़ती है। तो अभी भी आप देखिए 50 रुपीज जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50 रुपीज जो आपकी उसी के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपसे क्या ले रही है, प्रॉफिट या टैक्स के फॉर्म में ले रही है। क्योंकि सरकार की इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी कहाँ से आएंगी, वो सारी की सारी फिर आपको जो पैसे की कमी होती है वो यहीं से फुलफिल आपकी होती है। ठीक है, ये आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। अच्छा, अब ये जो लिस्ट है इसमें क्या काम की चीज है, अगर आप देखो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 23 में से 3 जो है आपकी प्राइवेट रिफाइनरीज है। ठीक है, और एक आपकी क्या है, पब्लिक प्राइवेट रिफाइनरी, जब उसको आराम से पढ़ोगे। और 19 क्या है आपकी गवर्नमेंट रिफाइनरीज है। अब गवर्नमेंट रिफाइनरीज क्या क्या हुई, जैसे कि भारत पेट्रोलियम हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल हो गया, आपने पेट्रोल भराया होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, आईओसी हो गया, ये सब क्या है आपकी गवर्नमेंट रिफाइनरीज है। क्वेश्चन देखो कैसे बनता है आपके, अगर ये जैसे अब ये न्यूज में आया तो एग्जामिनर जो होगा वो अब क्वेश्चन बनाएगा रिफाइनरीज से। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि एक तो ये लिस्ट लिख लेना। अब इस लिस्ट को लिखना कैसे है आपको, तो आपको दो तरीके से लिखना है। एक तो आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ से देखो, आपका 4th नंबर से, यहाँ से आपकी गवर्नमेंट की रिफाइनरी है भारत बीपीसीएल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी देखो रिफाइनरी कहाँ दे रखा है, कोच्चि, केरला में दे रखा है। ठीक है, तो बीपीसीएल लिखना और बीपीसीएल की रिफाइनरी एरो बना के लिख देना कोच्चि। ऐसी ओआईसी की देखो मैंगलोर में है, आईओसी की पारादीप में है, पानीपत में है, गुजरात में है। तो ये लोग कई बार एग्जाम में क्या करते हैं कि रिफाइनरीज दे देंगे और आपको बोलेंगे ईस्ट टू वेस्ट लगाओ या वेस्ट टू ईस्ट। तो इसमें बस आपको उसकी लोकेशन को करना है जॉट डाउन अपने नोट्स में। कोशिश करना कि इसको जो इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसको परचेज करना, और उस इंडियन के पॉलिटिकल मैप में ये सारी की सारी रिफाइनरीज को ड्रॉ करना। बस इसमें दो ही चीज ड्रॉ करनी है आपको, कंपनी का नाम और उसकी लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इसमें कभी ना कभी पेट्रोल भराया होगा, इसका देखो रिफाइनरी कहाँ है, विशाखापट्टनम में। फिर देखिए आईओसी की और कहाँ पे, मथुरा, ये सबसे पास पड़ती है हमारे यूपी में। फिर आईओसी की कहाँ है, हल्दिया में है, बीना में है, मुंबई में है, बरूनी रिफाइनरी है। ये सब आपकी क्या हो गई, रिफाइनरीज होगी। ठीक है, समझ में आ गया असाइनमेंट्स कैसे करना है इसको, सोनाली? ठीक है, तो इसको इतना भी कर लोगे तो एग्जाम के लिए यस सफिशिएंट सर। है। इसमें ये मत करना, ये जो इधर लिखा हुआ है कैपेसिटी, ये कभी नहीं करते हम लोग ना, एग्जाम में कभी पूछते हैं, या तो स्टेट पूछ लेंगे या तो लोकेशन पूछ लेंगे, ऐसे करके बस। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज हमारी हो गई। दूसरा आपका न्यूज में ये रहा, हमने जब से आर्टिकल, हमारी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को रिमूव किया है, कब, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2019 में। तब से बहुत सारी जो पीआईएल हैं या जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी थी कि भाई जो ये रिमूवल हुआ है आर्टिकल 370 का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो यहीं पर देखिए क्या, कॉन्स्टिट्यूशन बेड जिसको हेड कौन कर रहे हैं, डीवाई चौहान, उन्होंने बोला है कि जो ये आर्टिकल 370 को लेके जो आपकी क्या है पेटिशंस हैं, चैलेंजिंग द डायल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच डिप्राइव लीड टू द बाइफरकेशन ऑफ दी, इसको वो लोग आगे सुनेंगे, और अगर लगेगा कि ये जरूरी है और आगे बात, अगर डायल्यूशन की बात आएगी तो देखी जाएगी। अब यहाँ से देखो अखबार में आया है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 3 चीजें हमको मिल जाएंगी जो हमारे एग्जाम में अगले साल आ सकती हैं। पहली चीज होगी, इसको लिख भी लेना साथ में, पहला असाइनमेंट लिख सकते हो आप, स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो आप यहाँ पे वर्ड देख रहे हो, ये पॉलिटी का पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे स्टेटस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 370 के बारे में पूछ सकते हैं, वो जो रिमूव हुआ लेकिन कुछ ना कुछ उसके, वो पूछ सकते हैं। और एक आप लिख लो आर्टिकल 371,
एक आप लिख लीजिए आर्टिकल 371, ठीक है, वो भूलिएगा नहीं, आर्टिकल 371 एक वो लिख लीजिएगा, आर्टिकल 371, ठीक है, आर्टिकल 371 लिख लीजिएगा। उसमें आपके क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट हैं उनको स्पेशल हमने वो दे रखा है, प्रिविलेज दे रखी है, वो चीज देख लेना। ठीक, उसके बाद अगर हम इसी को, मैं एक और स्लाइड चेंज करूं, तो ये आप देख लोगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है हमारी, जो फॉर्म आपकी होती है, इसमें देखो लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इज द नेम गिवन टू द बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो होती है कभी हाई कोर्ट की स्टैब्लिश नहीं होती है, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश होती है, विच कंसिस्ट एटलीस्ट 5 जजेस ऑफ द कंट्री विच सिट टू डिके एनी इन्वॉल्व अ सब्स्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उन्हीं केसेस में अपीयर होती है जहां पे, अगर ये वर्ड आप पढ़ो, सब्स्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा और इंटरप्रिटेशन आ रहा हो, तभी ये बेंच आपकी क्या होती है, एक्टिवेट होती है, ठीक है। और फिर इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और फॉर द पर्पस ऑफ हियरिंग एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 143। या तो सुप्रीम कोर्ट खुद स्टैब्लिश करेगी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, या अंडर द आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का क्या करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा। दिस प्रोविजन हैज बीन मैंडेटेड बाय आर्टिकल 145 पैरा 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और फिर क्या लिखा है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड रेफर केसेस टू इट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन बनाता है, और जो ऐसे केसेस हैं जिससे बहुत कुछ आपका बदल सकता है सोसाइटी के अंदर, तो वो रेफरेंस कौन लेता है, तो फिर आप ये टिक करके आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके बाद अगला जो आपका है वो है आपका SCO, कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज ईरान ज्वाइन जिस ग्रुप। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा SCO के बारे में, कभी सुना होगा, ये इनकी असल में क्या हो रही है, SCO की इस समय वर्चुअल मीटिंग चल रही है और इंडिया इसको क्या कर रहा है, चेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पूछ सकते हैं भाई कौन चेयर कर रहा है, तो इंडिया इसको चेयर कर रहा है। अब यहां से आपके लिए अगले साल के लिए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं एग्जाम के लिए। पहला बन सकता है कि जो ये SCO है इसमें कितने टोटल मेंबर हैं, और ये कब बना था और इसका फॉर्मेशन क्या है। तो देखो यहाँ पे ये है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है, और इट वाज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 व्हाइल इट केम इनटू फोर्स इन 2003 में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि SCO की अनाउंसमेंट कब हुई थी, तो जून 2001 में हुई थी, और एग्जिस्टेंस कब हुआ यानी कि बना कब, 2003 में। और ऑफिशियल लैंग्वेज देखो इसमें क्या दे रखी है, चाइनीज एंड रशियन। तो ना तो यहाँ इंग्लिश का नाम दे रखा है, ना तो यहाँ हिंदी का नाम दे रखा है, चाइनीज और रशियन दे रखा है। और अगर हम बात करें कि इसके टोटल मेंबर कितने हैं, ठीक है, तो टोटल अगर आप मेंबर देखो तो यहाँ पीछे दे रखे हैं, अगर आपको यहाँ पढ़ने में आ रहा हो, ये पढ़ने में आ रहा है नीचे, सबसे नीचे यहाँ जो लिखा हुआ है, SCO ग्रुपिंग नाउ कंप्राइजेस आपके चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि नया मेंबर कौन सा एड ऑन हुआ है। तो इसमें नया मेंबर कौन सा, ईरान हुआ है, तो इसको मिला के अब ये 9 हो गए, पहले 8 हुआ करते थे, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है SCO का, कि जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, उसमें जितना आपस में बिजनेस जो प्रमोशन है, जितना वो उसको बढ़ा सके, वो इस ग्रुप के थ्रू बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका ये ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स SOP स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर टू कर्ब पोल्यूशन एट हॉस्पिटल। तो हम सबको पता है कि जो हॉस्पिटल का या मेडिकल फील्ड का जो वेस्टेज होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये आप लोग भी पता होगा, दोनों साइंस के स्टूडेंट हो, क्योंकि जो उसका वेस्टेज होता है उसमें बहुत सारे आपके वायरल डिजीज होती हैं, बहुत सारा उसमें बैक्टीरियल डिजीज होती है। अभी तक तो जो आपके क्या है, सो कॉल्ड हमारी जो रिवर्स हैं, उसमें जो आपका वेस्टेज बहाया जाता है वो ज्यादातर क्या होता है, वो ज्यादातर आपका क्या होता है, सीवेज होता है या नालियां पे गंदा पानी होता है, ये बड़ा खतरनाक है। तो इसमें ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बाकायदा जितने भी आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं और हॉस्पिटल्स हैं, सबको एक SOP स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो जारी करने की बात बोली है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है आपका, आपके एग्जाम के लिए पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो आपका NGT है यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, ये कब बना था, तो ये 2010 में बना था, और इसका मेन फंक्शन क्या है, तो इसको लिख लो असाइनमेंट के तौर पे। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछते हैं ये लोग UPSC वाले, क्योंकि इन्वायरमेंट का टॉपिक है तो कभी छूटेगा नहीं। तो इसको लिख लीजिए, NGT का एक असाइनमेंट लिख लो, फॉर्मेशन एंड फंक्शन, ठीक है, फॉर्मेशन एंड फंक्शन।
और यही वो एनजीटी है जिसकी बदौलत ये बड़ा अच्छा हुआ। मैं अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें कि हमारे जो उत्तराखंड में आपने सुना होगा ऋषिकेश, ऋषिकेश के आसपास बड़े कैंपिंग हुआ करती थी। तो कैंपिंग बिल्कुल नदी के किनारे करते थे और सारा सीवेज जो है उसी नदी में जाता था। तो एनजीटी ने बोला कि भाई कोई भी जो कैंपिंग होगी नदी के 500 मीटर के आसपास नहीं होगी, ना तो कोई कमर्शियल एक्टिविटी होने देंगे। तो अच्छी बात है, एनजीटी ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। ये लिख लिया असाइनमेंट एनजीटी को देकर, ठीक है, इसको कर लेना। फॉर्मेशन ईयर हो गया और इसके ऑब्जेक्टिव हो गए और इसका जो स्ट्रक्चर हो गया एक बार देख लेना। दूसरा अगर हम बात करें कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होते हैं, तो ये थोड़ा सा रखा है आप लोग के लिए कि वेस्ट इज डिफाइंड एज ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट ट्रीटमेंट apparatus like needle, syringe and other material used in healthcare facility in the process of treatment and research। ठीक है। और जब ये कोविड-19 आपका एक्टिवेट था तो उस समय भी ढेर सारी जो कोविड किट थी वो भी क्या बना, आपका एक बायोमेडिकल वेस्ट बना था। अच्छा, आप में से किसी को वो डेट पता है? अखबारों में भी आई थी कि जब डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली कहा था कि कोविड खत्म हो चुका है, खत्म का मतलब अब वो कोई स्प्रेडिंग डिजीज नहीं रही, तो किसी को वो मंथ याद है किसी को, या ईयर याद है? ये पिछले साल की बात है या इसी साल डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया, अगर याद हो किसी को तो? सर मई में किया था। हाँ, 5 मई, 5 मई 2023 को किया था कि अब ये एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, कह रहे वापस आते हैं। तो एक तो ये होता है बायोमेडिकल वेस्ट की डेफिनेशन। दूसरा हिजाजियस वेस्ट क्या हो गया? इज अ बायोलॉजिकल एंड केमिकल हिजाजियस वेस्ट कंटेनिंग बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन। ठीक है। और इसका सबसे ज्यादा खतरा क्या होता है? डिजीज स्प्रेड होने का आपका होता है। अच्छा, दूसरा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हो गया। तो यहाँ पर आपको 3 असाइनमेंट करने हैं। एक तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में देख लेना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दूसरा, ये छोटा सा मेडिकल का डेफिनेशन था वेस्ट का, लेकिन इतना ही आपको नेट पे मिलेगा या किताबों में मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा और पूछते भी नहीं। अच्छा, उसके बाद अगला आपका ये बड़ा अच्छा एक आर्टिकल आया था, मैक्रो व्यू ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टेट्स। देखो, ये आर्टिकल अगर मैं बोलूं तो इस आर्टिकल में मेन तौर पे अगर मैं बोलूं इसका जिस्ट क्या है कि ये जो 2020 में जब मार्च में आपका कोविड शुरू हुआ था, और मोटे मोटे तौर से अगर हम बोले कि एट द एंड ऑफ दी 2022 यानी दिसंबर तक आते आते ये पूरा खत्म हुआ, तो उसमें जो फिजिकल डेफिशिएंट है कई स्टेटों का वो बहुत नीचे गिर गया। अब फिजिकल डेफिशिएंट क्या होता है? इकोनॉमिक्स का ये वो है, टर्म है। तो आपको ध्यान रखना है, फिजिकल डेफिशिएंट होता है कि जब आपके जो इनकम है उससे ज्यादा क्या हो जाए, आपकी जो एक्सपेंडिचर है वो शुरू हो जाए। तो फिजिकल डेफिशिएंट हर स्टेट का बहुत बुरी तरीके से होता है। अब क्या होता है कि यहाँ पर फिजिकल डेफिशिएंट को स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर फिजिकल डेफिशिएंट किसी स्टेट में हो रहा है कि मान लीजिए वो स्टेट का रेवेन्यू जो है वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ रुपीज है, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो 5000 करोड़ रुपीज हो रहा है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा खराब मानते हैं कि भाई आपकी इनकम 100 रुपए, खर्चे 1000 रुपए हो रहे हैं। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से उसको बड़ा अच्छा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, अभी मैं स्टेट गवर्नमेंट का मतलब मान लीजिए आपका यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया या उत्तराखंड हो गया, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे कमाई से ज्यादा अगर खर्चा कर रही है तो उसका मतलब क्या है? वो पैसा कहाँ दे रही होगी? एनी आइडिया? अगर 100 रुपए कमाई है और 500 रुपए खर्च हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, तो वो 400 रुपए कहाँ खर्च हो रहे होंगे? स्टेट किस पे खर्च कर रही होगी? एनी गेस? मतलब किस पे हो सकता है वो खर्चा? वो खर्चा किस पे हो सकता है? एनी आइडिया? अपने मतलब आप लोग के ऊपर कर रही है, या अपने ऊपर कर रही है, या वेलफेयर स्कीम्स पे कर रही है? ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें भी बहुत सारा वो है, डिवीजन है। कई कहते हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट जो ये एक्सेसिव खर्चा है, कमाई से ज्यादा का खर्चा है, ये अगर किस पे कर रही है, ये अगर अपने सिटीजन्स पे कर रही है, जो ढेर सारी स्टेट गवर्नमेंट ने वेलफेयर स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया, तो वो तो अच्छी बात है। ऐसा फिजिकल डेफिशिएंट हमेशा होना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन अगर यही पैसा वो किस पे खर्च कर रही है? फ्री बीज पे। मैंने पहले ही बताया था, अरुण को याद होगा, फ्री बीज। सोनाली ने ये वर्ड कभी सुना है, फ्री बीज? ये वर्ड कभी आर्टिकल में या कभी सुना है किसी के समाचार में मुंह से, फ्री बीज? नो सर। फ्री बीज, अरे वो मुफ्त की चीजें बांटना। जैसे सरकार देती है ना कि मुफ्त का लैपटॉप ले लो, मुफ्त की बिजली ले लो, मुफ्त का पानी ले लो, वो चीज। तो कई बार या कई स्टेटों का पैसा इसी में जाता है, फ्री बीज में जाता है, कि भाई वो इलेक्शंस उनके आने वाले हैं, 1 साल बाद इलेक्शंस हैं, तो अपने वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए
वो क्या करते हैं, ढेर सारा फ्री बीज देते हैं, तो उससे भी क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट हर स्टेट का बढ़ने लगता है। अब एज यूजुअल है कि हम स्टेट अपना अलग अलग बजट होते हुए भी एट लास्ट हमारे ऊपर कौन बैठा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई स्टेट में बैंकक्रप्ट होगा या कंगाली पे छाएगा तो हमें बचाने कौन आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी। इसलिए हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो होती है मतलब खुले हाथ से, एक मिनट, हेलो, हेलो, एक, हेलो, हाँ जी, सॉरी। नहीं देखो, अब वही क्या कहते हैं, अभी उस बाकी लोग का फोन था ना, जो इनको मैं ग्रुप से रिमूव किया। एटलीस्ट मुझे ना बता दिया करो कि आप लोग 3-4 दिन नहीं रहोगे, छुट्टी पे रहोगे, क्या वजह है, पर्सनली मैसेज तो भेज दिया करो। मुझे पता नहीं चलता, 5 दिन से सब गायब होते हैं। कोई जैसे अब अरुण थे, अरुण का तो रीजन मेरे पास आ गया था बाद में कि मेडिकल, अब ठीक है अरुण घर पे, अभी भी हेल्थ इशू चल रहे हैं, अभी भी है। चलो खैर, क्या बोल सकते हैं। अच्छा, तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े हम लोग। यस सर। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, एक चीज यहाँ से एमसीक्यू के लिए क्या मिल रही है आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर दिया, हाँ देखो ये चीज है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश व्हाट एनुअल स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंस। अब इसको ध्यान से समझना, क्या होता है कि इट इज इम्पॉसिबल कि हम हर एक स्टेट गवर्नमेंट का क्या पढ़ें, बजट पढ़ें और ये पता करें, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के बजट पढ़ने पे ही हमें पता चलता है कि वो उनका फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। तो आरबीआई क्या करती है, हर आपके साल के उसमें, साल में अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसका नाम देखो पढ़ लो क्या लिखा हो, उसको लिख भी लो, लिख सकते हो तो, एनुअल स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंसेस। इसमें अगर आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, जो 17 आपके मेजर स्टेट्स हैं, देखो ये आएगा एमसीक्यू में क्वेश्चन, यहां से ये मिल रहा है एमसीक्यू के लिए, कि जो 28 स्टेट और जो आपके 8 यूटी हैं, उनमें से सिर्फ 17 मेजर स्टेटों का ये वो करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे कि यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, और उसके बेस में ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि भाई जो स्टेटों का फाइनेंशियल स्टेटस चल रहा है वो आपका खराब है कि अच्छा है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा हुआ है, 17 मेजर स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 90% ऑफ द कंबाइंड स्पेंडिंग ऑफ ऑल स्टेट्स। इतना, ये 17 आप समझ सकते हो कि इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इतनी अच्छी है। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं, रेवेन्यू डेफिसिट, ये जब जो बाकी का आर्टिकल है, ये आप लोग के अभी डिस्कस लायक नहीं है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि फिजिकल डेफिसिट अगर किसी स्टेट में हो रहा है और वहां डेवलपमेंट भी हो रहा है तो वो अच्छी बात है, ये ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अब इकोनॉमिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखना। मतलब ऐसे नहीं पूछता कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है या पर कैपिटा इनकम क्या होता है, वो स्टेटमेंट कैसे आने लगे इकोनॉमिक्स में, ऐसे आर्टिकल से उठा के देते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर अगर फिजिकल डेफिसिट हो रहा है और साथ में डेवलपमेंट हो रहा है तो ये हम बोलते हैं अच्छी चीज है, क्योंकि यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना एक्सपेंडिचर कहाँ कर रही है, वेलफेयर की स्कीम में कर रही है, लोगों का वेलफेयर हो रहा है, उनकी पर कैपिटा इनकम अपलिफ्टमेंट हो रहा है। लेकिन ठीक इसके उल्टा, अगर हर स्टेट गवर्नमेंट वो जो पैसा उसको मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो अगर फ्री बीज में खर्च करती है, तो उसका फिजिकल डेफिसिट प्लस
जो वहां के लोगों की जो एफिशिएंसी है वो भी क्या होती आएगी, घटती जाएगी। जैसे ये शायद अरुण को पता हो, अगर अरुण बोल पाए तो अच्छा है माइक ओपन करके, कि और अगर सोनाली आपको पता है तो, कि वो कौन सा स्टेट है जहां पे फ्री का राशन, फ्री का एजुकेशन, फ्री की हेल्थ, फ्री का हैबिटेट, हाउस, कोई किराया नहीं देना, फ्री का पानी, फ्री का बिजली, और हद तो तब हो गई जब फ्री का उन्होंने वो भी दे रखा है हमको, इंटरनेट और टीवी, डिश टीवी, सब फ्री का है। कौन सा स्टेट है सोनाली? 7-8 चीजें फ्री की दे रहे हैं वो। एनी आइडिया कौन सा हो सकता है? 8 चीजें फ्री की मिल रही है भाई उनको। हाँ सोनाली, कोई गैस कर सकते हो जहाँ ये 8 की 8 चीजें फ्री की दी जा रही हैं? नो सर। अच्छा, साउथ का है, चलो अब कोई गैस। तो आप सोचो कि उस, केरला। केरला, अब आप सोचो उस स्टेट के जो सिटीजन हैं उनकी जो एफिशिएंसी होगी। अच्छा पहले बता दूं, फ्री का मतलब किसको फ्री का? जो बीपीएल फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो लोग तो और नकारा बनते जा रहे हैं। और वो है आपका क्या, तमिलनाडु। ठीक है। अब तमिलनाडु ऐसा स्टेट है जहां की गवर्नमेंट ने पूरा मतलब फ्री का जो है पूरा उनका इंतजाम कर रखा है। ठीक है, बीपीएल फैमिली का। तो आप सोचिए कि वहां का जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक, बस ये आपको ध्यान दें। ठीक है, चलिए चलो अब हम लोग वो करेंगे शुरू अपना, क्या कहते हैं, एडिशन शुरू करते हैं हम लोग।